नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर ओ मॉक टेस्ट में। आज हम फिर से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। आप लोग को पता ही है, हिंदी का सिलेबस मैंने 33 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नई वीडियोस को देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अब हमारा मेन फोकस जो है आर ओ के जीएस के लिए होगा, मॉक टेस्ट के माध्यम से और इंडिविजुअल जीएस के वीडियोस के माध्यम से हम अब जीएस पर ही फोकस करेंगे। अगर आप आर ओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में अच्छे से अच्छी और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज आप हमारे जो है क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज में 11 फुल टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। सभी की आपको पीडीएफ फाइल मिलती है, ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा है। और ये पीडीएफ फाइल जो है केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें व्याख्या में समुचित नोट्स दिए गए हैं। पूरा का पूरा व्याख्यात्मक हल किया गया है हर प्रश्न को, और जिस टॉपिक से संबंधित वो प्रश्न है उसको पूरा का पूरा जो है डिस्क्राइब करने की प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले आप ये जरूर देख लें कि हमारा डेमो टेस्ट किस तरह का है। उसकी पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है या पिन कमेंट में वहाँ भी लिंक दिया है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आर लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपको सारी डिटेल उधर से भेज दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संस्था की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जो जयंती मनाई जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है। यानी 25 वर्ष पूरे होने पर जो जयंती या वर्षगांठ मनाई जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए एक शब्द है रजत जयंती। बी ऑप्शन सही होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली कहते हैं। रजत जयंती का प्रयोग 25वीं जयंती अथवा 25वीं वर्षगांठ के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी प्रचलित शब्द हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। रूबी जयंती, तो 40वीं जयंती या 40वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई जाने वाली जयंती जो होती है उसको हम रूबी जयंती कहते हैं। स्वर्ण जयंती या जिसको हम गोल्डन जुबली कहते हैं इंग्लिश में, उसके 50 वर्ष अगर किसी भी संस्था के पूरे हो रहे हैं स्थापना के, तो उसके लिए जो है जयंती मनाई जाती है। फिर टर्म आता है हीरक जयंती, जिसको हम डायमंड जुबली कहते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती मनाई जाती है। और उसके बाद एक टर्म आता है प्लैटिनम जयंती, जो 75 वर्ष पूर्ण होने पर किसी भी संस्था के मनाए जाने वाली वर्षगांठ को प्लैटिनम जयंती के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न, 2 सूचियां दी हुई हैं, यानी 2 खंड दिए हुए हैं, इसको आपस में सुमेलित करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके सामने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रोसित पतिका। यहाँ पर ए का मिलान 3 से हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, यानी वो जाने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रवत्य पतिका। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगमिस्त्य पतिका। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के कई बार जो है प्रश्न आर ओ में पूछे गए हैं। एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रोसित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, प्रवत्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिस्त पतिका। अगला प्रश्न, सुभगा शब्द के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। तो सुभगा जो है किसके लिए यूज़ करते हैं और उसके लिए अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रूपसी और सुदर्शना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सुभगा, रूपसी, सुदर्शना, रूपसी, हसीना, छबीली, सुंदरी, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं, यानी ये सुंदरी के लिए जो है पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ए विकल्प इसका सही होगा। अन्य शब्द जो दिए थे उनके बारे में देखते हैं। कर्णिका और वाग्युधात्री ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। रमणी और वामा ये नारी के या स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। क्षीरोद और भार्गवी ये किसके सब पर्यायवाची हैं, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, दैत्येंद्र किसका पर्यायवाची है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, शंकर का, यम का या इंद्र का। तो दैत्येंद्र जो है इन तीनों का ही पर्यायवाची नहीं, दैत्येंद्र किसका पर्यायवाची है, रावण का।
तो रावण आपके पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। दैत्येंद्र रावण का पर्यायवाची है। रावण के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? दशकंधर, दशशीष, दशानन, लंकाधिपति, लंकेश, दशवदन, दशकंठ और राक्षस राज्य। विकल्प में जो अन्य शब्द थे उनके पर्यायवाची भी देख लेते हैं। सबसे पहले शंकर जी के पर्यायवाची: शिव, शंभु, त्रिपुरारी, महेश, उमापति, भोलेनाथ, देवादिदेव, कैलाशपति, चंद्रमौली और मदनारी, ये शंकर जी के पर्यायवाची हैं। यम के पर्यायवाची: श्राद्ध देव, दंडधर, यमराज, यमुना भ्राता, अंतक, कीनास, समन और सूर्यपुत्र। इंद्र के पर्यायवाची: वज्रधर, विबुदेश, जिष्णु, पुरुहूत, अमरपति, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, मेघपति, शक, मधवा, पुरंदर, कौशिक और सचपति, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी ये युग्म है विलोम के, तो इनमें से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। एक एक करके चेक करते हैं। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, बिल्कुल सही दिया है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है और सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। उन्नत का विलोम अवगत ना होके क्या होता है? अवनत होता है। यहाँ पर अवगत गलत दिया है, अगर अवनत होता तो ये सही होता। इस तरह से हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंभीर शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो गंभीर के विलोम हम देखते हैं। उथला, ये भी गंभीर का विलोम होता है। वाचाल भी होता है, चपल भी होता है, यानी तीनों ही जो है ये विलोम शब्द गंभीर के विलोम हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। गंभीर का जो है जो सबसे सटीक विलोम होता है वो क्या होता है? अगंभीर। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम और तद्भव की जोड़ियां दी हुई हैं चारों विकल्पों में, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है ये हमको इसमें चेक करना है। सबसे पहले देखते हैं। दूना का द्विगुण बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंदोई का तत्सम रूप क्या होता है? नंदाद्रिपति, ये भी सही है। धोना के लिए जो है तत्सम शब्द क्या है? धावन, ये भी सही है। अगला देखते हैं। परपट, तो परपट का जो है तद्भव किवाड़ ना होके क्या होता है? पराठा होता है, तो इसका जो है पराठा होना चाहिए। और अगर हम किवाड़ को कंसीडर करें तो किवाड़ का जो है तत्सम रूप क्या होता है? कपाट होता है। इस तरह से विकल्प डी इसमें अशुद्ध दिया था। अगला प्रश्न, ये भी तत्सम और तद्भव पर आधारित है। इसमें से कौन से दोनों विकल्पों में से सही है, इसको हमको देखना है। मैहर का तत्सम दिया है नैहर, जो कि बिल्कुल गलत है, और मूछ का तत्सम दिया है समश्रु, जो बिल्कुल सही है। तो इसमें से केवल दो यानी बी ऑप्शन सही होगा। अब मैहर और नैहर जो दोनों ही शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द हैं। इनका जो है कॉमन तत्सम शब्द क्या होता है? मातृगृह, जिसको मैहर और नैहर दोनों का ही तत्सम माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द निम्नलिखित में से शुद्ध है? यानी चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से शुद्ध शब्द को आपको देखना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। अत्याधिक बिल्कुल गलत है, ये सही शब्द क्या होना चाहिए? अत्यधिक होना चाहिए। अनाधिकार भी गलत है, सही शब्द क्या होगा? अनधिकार होगा। इसके अलावा दुर्वस्था, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला शब्द क्या है? निर्वलंब, ये भी गलत है, इसको सही से देख लीजिए। अत्याधिक की जगह अत्यधिक होना चाहिए, अनाधिकार की जगह अनधिकार होना चाहिए, और निर्वलंब की जगह निरालंब शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका जो है हमको चयन करना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये हमको देखना है। बम्बई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस के आधा घंटा देर से आने की आशा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम काफ़ी हद तक मूर्ख हो, ये भी जो है सही है। इससे सरकार पर 61.69 करोड़ रुपयों का आर्थिक बोझ गिरेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बोझ गिरेगा, जो कि ये गलत है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। क्या करेक्ट होगा आगे बताते हैं। अगला भी वाक्य देख लेते हैं। यद्यपि मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, तथापि मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन जो है ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में क्या शुद्ध रूप होगा इसका? इससे सरकार पर 61.69 करोड़ रुपयों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ना कि गिरेगा।
अगला प्रश्न, रितेश लालची लड़का है, इस वाक्य में विशेष क्या है हमको बताना है। तो इसमें जो है आप जानते हैं ज़्यादातर संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द क्या होते हैं, विशेष ही होते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं रितेश की विशेषता बताई जा रही है कि रितेश किस प्रकार का है, वो एक लालची लड़का है, उसका विशेषण क्या है, लालची। तो इस तरह से रितेश इसमें जो है विशेष होगा और लालची शब्द जो इसमें दिया है वो उसका विशेषण होगा। अगला प्रश्न, मेरी बिल्ली भूरी है, वाक्य में भूरी किस प्रकार का विशेषण है। तो ये विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है या प्रविशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी बिल्ली भूरी है, यानी भूरी क्या है, विशेषण तो है, ये तो तय है, लेकिन ये कब आ रहा है, ये विशेष के बाद आने वाला शब्द है, यानी ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण होता। अगर ये जो है मेरी भूरी बिल्ली है, अगर ये पहले आता तो ये क्या हो जाता, विशेष विशेषण हो जाता। तो इस प्रकार से ये विधेय विशेषण है। इसको और क्लियर समझ लीजिए, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले जो विशेषण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्य में भूरी एक जो है विधेय विशेषण है और विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता दौड़ रहा है, तो काला जो है पहले आया है और कुत्ता यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, तो इसलिए काला जो विशेषण है ये क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। और विशेषणों की भी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, किस देश से प्रेरणा लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है टोकन मनी चलाई थी, तो ये किस देश से प्रेरित था ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये प्रेरणा उसने ली थी चीन से, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुबलई खान से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चांदी के टंका के बराबर पीतल व तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में हुए बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निर्णय लीजिए कि कौन से कथन इसमें से सही हैं। यानी इन तीनों कथनों में से हमको सही कथन को चुनना है। तो एक एक करके हम जो है सारे कथन पढ़ेंगे। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था, बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने जितने भी कार्य किए हैं उसमें जो है बंगाल विभाजन को उसका सबसे घृणित कार्य माना जाता है और अंग्रेजी हुकूमत के हिसाब से वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। अगला, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई, ये भी कथन बिल्कुल सही है, घोषणा की तिथि और जो है उसका स्थान। अगला प्रश्न, 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से हम देखें डी ऑप्शन यानी तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। जल्दी से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्नल के भारत विरोधी कार्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप जो है प्रकाशित कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू करके बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया, जिससे जो है बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उस पर अंग्रेजी सरकार रोक लगा सके। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये यूपी स्पेशल से जुड़ा सवाल है। तो प्रथम जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले डॉक्टर थे, भारतीय थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से संबंधित हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान जो है 1981-82 में प्रारंभ किया था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से थे, जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय के रूप में उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न, तुजू दर्रा भारत को किससे जोड़ता है। दर्रे से जो है प्रायः जो है क्वेश्चन आते हैं भूगोल के सेगमेंट में। तो तुजू दर्रा जो है भारत को किससे जोड़ता है, ये म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा स्थित कहाँ पर है, तुजू दर्रा जो है मणिपुर राज्य में स्थित है और ये भारत को म्यांमार से कनेक्ट करता है। अब भारत के जो 17-18 प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में जल्दी जल्दी जो है एक बार नज़र डालते हैं।
तो सबसे ऊपर शुरू करते हैं, कराकोरम दर्रा। ये दर्रा लद्दाख राज्य के कराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, यानी ये चीन को भी कनेक्ट करता है। जोजिला दर्रा ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग जुड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और इसी में जवाहर सुरंग भी स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। सिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है और ये शिमला से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। रोहतांग पास या रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई 4631 मीटर है। इस दर्रे का उपनाम क्या है? लाशों का ढेर, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम जगह है। ये मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। माना दर्रा ये उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। नीति दर्रा ये भी जो है उत्तराखंड में है, कुमाऊं में ही स्थित है। नाथुला दर्रा ये भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा। यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोग्किक्या श्रेणी में स्थित है। 6 जुलाई 2006 को यह मार्ग व्यापार हेतु तो खोला गया था। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। जेलेपला दर्रा राज्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सिक्किम में स्थित है और ये दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसी दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है स्थित है। याप्यांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में यह स्थित है और इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन जाने के लिए भी मार्ग खुलता है। तो याप्यांग दर्रा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। दिफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। पांडसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। तुजू दर्रा जो इस प्रश्न में था ये मणिपुर राज्य में है और इस दर्रे से इम्फाल से तामू या म्यांमार जाने का मार्ग जुड़ता है। थाल घाट दर्रा ये 583 मीटर ऊंचा दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है और यहाँ से दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क मार्ग व रेल मार्ग गुजरते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाता है किसी भी वजह से, तो इस स्थिति में नए चुनाव करवाने के संबंध में संविधान में क्या प्राविधान किया गया है? चारों ऑप्शन को पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 माह में चुनाव करवाना जाना चाहिए, यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाना चाहिए, 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर चुनाव करवाया जाना चाहिए या राष्ट्रपति पद के साथ चुनाव करवाया जाना चाहिए। तो कहीं पर भी कोई भी समय सीमा जो है उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर उसको भरने के लिए भारतीय संविधान में नहीं दी है। केवल एक शब्द लिखा गया है, यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाना चाहिए, यानी कोई भी टाइम बाउंड शब्द वहाँ पर नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन कराए जाने के संबंध में कोई भी निश्चित अवधि निर्धारित नहीं करता। संविधान में उल्लिखित है कि यदि राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो इस स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। इस संबंध में कोई भी निश्चित अवधि निर्धारित नहीं है। संविधान में वर्णित है कि पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाला चुनाव शेष अवधि के लिए ना होकर पूर्ण अवधि के लिए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो है ये शेष अवधि के लिए नहीं चुनाव होता है। जब भी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो हमेशा 5 वर्ष के लिए पूरे कार्यकाल के लिए होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं करता है?
तो इसमें हम देखते हैं कि को किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। बिल्कुल सही है। अगला, अपराध करने के समय जो कानून है उसी सजा के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो ये भी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही आता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है अनुच्छेद 20 के अनुसार से। अपराधी व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, ये अनुच्छेद 20 में वर्णित नहीं है। इसका वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 22 में। यही इसका अंतर है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसको हमने विकल्प ABC में देखा। विकल्प डी में दिया गया प्रावधान अनुच्छेद 22 से संबंधित है, जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा व अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? द्रुततर का मतलब तीव्रतम, बहुत तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसमें से तेज, महंगी और छोटी जो है मेमोरी कौन सी है? कैश या कैचे मेमोरी, इसको भी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। CPU मेमोरी कही जाने वाली कैच मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर, महंगा व अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप है। कैश मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी ये अपने आप लुप्त भी हो जाती है। इसके कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड कंप्यूटर में 3 फिंगर समूह के रूप में जानी जाती है? यानी तीनों कमांड को एक साथ दिया जाता है विशिष्ट काम के लिए। तो ये क्या है? ये है कंट्रोल अल्ट डिलीट। बी ऑप्शन, जो आप लोगों ने भी जो है प्राय यूज़ किया होगा कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट, इनको जो है 3 फिंगर समूह के रूप में कहा जाता है। इसके प्रेस करते ही कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने वाली ओरिजिनल PC कॉम्पैटिबल सिस्टम कमांड खुल जाता है, और इसे डेविड ब्रैडली ने विकसित किया था। अगला प्रश्न, GST परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष जो है भारत में कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। भारत में GST कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से जो है GST की व्यवस्था लागू हुई थी। इसके तहत प्रमुख 4 दरें निर्धारित हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। कहीं कहीं पर ये 5 भी लिखी रहती हैं, क्योंकि वो लोग जो है 0 को भी इसमें कंसीडर कर लेते हैं। GST व्यवस्था जो लागू हुई है, तो इसके केंद्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उल्लेखनीय, विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ GST व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसको हम IRDA के नाम से भी जानते हैं। तो IRDA का जो मुख्यालय है हैदराबाद में स्थित है, यानी इस प्रकार जो है बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इंग्लिश में भी इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जो है ह्यूमन में पहली बार जो है कब किया गया था? तो काफ़ी फेमस हस्ती हैं जो उन्होंने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। 1967 में। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 1967 में प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के हृदय विशेषज्ञ क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। यह प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन स्थित गरूटी इक्चुअर अस्पताल में लुइस वासेंस्की के ऊपर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन इनमें से ऑक्सीटोसिन है। बाकी सब भी जो है एंजाइम्स हैं डिफरेंट टाइप्स के या प्रोटीन्स हैं, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन ऐसा जो है प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ये प्रसव के दौरान महिलाओं में संकुचन को उत्तेजित करता है। उल्लेखनीय है कि हार्मोनल प्रोटीन शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में
मदद करते हैं। अब हम कुछ जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में यहीं पर पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइपेज की। यह एंजाइम का एक समूह है जो आंतों में वसा को पचाने में मदद करता है। यानी आपको सीधा सीधा याद रखना है कि लाइपेज जो है फैट के पाचन के लिए ज़रूरी है। वसा या फैट जो है ये लिपिड समूह होता है और उचित पोषण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख खाद्य समूहों में से एक माना जाता है। वसा को पचाने के लिए पाचन एंजाइम लाइपेज की आवश्यकता होती है। अगला एंजाइम देखते हैं, एमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो पहली लाइन आपको याद रखनी है। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, मुंह की लार में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है। और सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये 6.7 के इष्टतम पीएच पर मनुष्यों में स्टार्च को तोड़ता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये स्टार्च को शुगर में बदलता है, ये हमारी मुंह की लार में पाया जाता है। और इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो 6.7 होता है, जिस पर ये मनुष्यों में स्टार्च को तोड़ता है। अगला माल्टेज। माल्टेज यह एंजाइम भी लार में ही पाया जाता है, जो चीनी को यानी शुगर को ग्लूकोज में बदलता है। तो माल्टेज चीनी को ग्लूकोज में बदलता है और ये लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन ये एंजाइम छोटी आंत में मौजूद होता है, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। यानी सबसे पहला जो ट्रिप्सिन के बारे में आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पर ये वर्क करता है। और प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का ये काम करता है और ये हमारी छोटी आंत में जो है मौजूद होता है। लैक्टेज की बात कर लेते हैं। लैक्टेज भी छोटी आंत में ही पाया जाता है और ये दूध में मौजूद जो लैक्टोज शुगर होती है, जो एक चीनी का प्रकार होता है, उसको तोड़कर ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में बदल देता है। यानी लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को जो है तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। आगे चलते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टेज। ये नसों और मांसपेशियों में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करने वाले केमिकल एसिटाइल क्लोमीन को तोड़ने का कार्य करता है। हेलिकेज की बात कर लेते हैं। तो डीएनए के साथ मिलकर शरीर के लिए कुछ जरूरी प्रतिक्रियाएं यानी रिएक्शंस भेजता है। ये डीएनए पॉलीमरेज भी जो है एक एंजाइम होता है, ये डीएनए बनने में मदद करता है। और प्रोटीएज, ये प्रोटेज एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा यानी जो लाइट एनर्जी है ये छोटे छोटे बंडल और पैकेट्स में चलते हैं, आप जानते हैं। तो इन बंडल्स या पैकेट्स को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम फोटान के नाम से जानते हैं। फोटान थ्योरी में यही लिखा है। प्रकाश का फोटान सिद्धांत कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में जलता है, जिन्हें हम फोटान्स कहते हैं। अगला प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका एक उदाहरण क्या है। कई बार जो है ये उदाहरण पूछा जाता है। तो इसका जो है उदाहरण क्या है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसके लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, दूसरा आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो ये दोनों ही कंडीशन जब पूरी होती हैं तभी जो है प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित होता है आंतरिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना और जल में पड़ी परखनली का चमकना। और इसके लिए जो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो कौन सा एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित फिल्म आर्टिकल 15, इसके निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। मिशन मंगल जो फिल्म बनी है उसके डायरेक्टर हैं जगन शक्ति, केदारनाथ फिल्म के अभिषेक कपूर और पीएम नरेंद्र मोदी के उमंग कुमार। अगला प्रश्न, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है।
तो आबिद हुसैन समिति जो है इसका संबंध था लघु उद्योगों के बारे में अध्ययन कर कर उस पर अपने सुझाव देना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा कुछ समितियां और जो दी हुई हैं, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखी समिति, चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति, चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु एक समिति बनी थी जिसका नाम था उमेश सिन्हा समिति। अब भारत में कई सारी जो है समितियां समय समय पर बनती रहती हैं, इनमें से जो फेमस हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देख लेते हैं। नरेश चंद समिति ये कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति कई बार पूछा गया है, विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव देने के लिए बनी थी। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित थी। डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के संबंध में। शंकरलाल गुरु समिति कृषि विपणन के संबंध में थी। के एन काबरा समिति फ्यूचर ट्रेडिंग। चक्रमती समिति 2 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। एन के सिंह समिति विद्युत क्षेत्र में सुधार। सुशील कुमार समिति ये बीटी कपास की खेती की समीक्षा करने के लिए। केलकर समिति 2 प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण के लिए। और रंगराजन समिति 3 ये निजी क्षेत्र में सुधार के लिए बनी थी। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। कोठारी कमीशन ये शैक्षिक सुधार के लिए यानी एजुकेशनल सिस्टम में सुधार के लिए। आबिद हुसैन समिति छोटे पैमानों पर औद्योगिक सुझाव के लिए यानी लघु उद्योग के लिए। नरसिंहम समिति बैंकिंग सुधार के लिए। तेंदुलकर समिति कई बार पूछा गया है, बीपीएल यानी निर्धनता रेखा के आकलन के लिए। राज समिति कृषि जोतकर के लिए। भगवती समिति ये भी पूछा जा चुका है बेरोजगारी के लिए। दंतेवाल समिति बेरोजगारी के अनुमान के लिए। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग पर। राजा चलैया समिति कई बार आया है एग्जाम में कर सुधार के लिए। चलैया समिति ये भी जो है काला धन की समाप्ति के लिए। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा के लिए ये सब समितियां बनाई गई थीं। इसके अलावा दीपक पारेख समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के लिए। अभिजीत सेन समिति कृषिगत उत्पादों के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग से संबंध में। सी रंगराजन समिति बचत एवं निवेश के आंकड़ों की समीक्षा के लिए। तेंदुलकर समिति इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका कई बार, गरीबी रेखा के नीचे लाइन की समीक्षा के लिए। सुब्बा राव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न, किसानों द्वारा सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, जल साथी कार्यक्रम, निर्माण कुसुम योजना, कालिया योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो उड़ीसा सरकार ने शुरू किया गया था उस योजना का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उस योजना का क्या नाम है? सौर जल निधि योजना, जो कि काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में इस मॉडल को सराहा जा रहा था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसानों द्वारा सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा सौर जल निधि योजना प्रारंभ की गई थी। अन्य जो विकल्प दिए हैं उस पर विचार करते हैं। जल साथी कार्यक्रम राज्य के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। निर्माण कुसुम योजना ये मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और कालिया योजना ये लघु कृषक एवं बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक ₹10,000 की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि ये तीनों ही जो कार्यक्रम हैं ये उड़ीसा सरकार के ही हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रदेश की योजनाएं हैं। तो जल साथी कार्यक्रम, निर्माण कुसुम योजना और कालिया योजना ये सभी जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान इसमें से गलत है? यानी कलाएं दी गई हैं राज्यों की और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, इसमें कौन सा मिलान गलत है ये हमको देखना है। तो रंगोली ये महाराष्ट्र की जो है कला है। साथिया जो है गुजरात का है। आहपन जो है कला ये बिहार राज्य की है। लेकिन मांडरा जो है ये केरल की ना होके ये कहाँ से संबंधित? ये राजस्थान की एक जो है प्रसिद्ध कला है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अन्य जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार और उनकी विधाएं पूछ ली जाती हैं। तो ये थोड़े से जो है हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।
राजा रवि वर्मा, ये क्या है, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अमृता शेरगिल भी चित्रकार हैं। नंदलाल बोस चित्रकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी, ये भी चित्रकार हैं। मकबूल फिदा हुसैन, ये भी चित्रकार थे। और सतीश गुजराल, ये चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार हैं। केजी सुब्रमण्यम चित्रकार और मूर्तिकार हैं। सैयद हैदर रजा, जौमिनी राय और तैयब मेहता, ये सभी जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इसके अलावा अंजलि इला मेनन हमेशा जो है सुर्खियों में रहती हैं, ये भी एक चित्रकार हैं। राम किंकर बैच, चिंतामोनिकार और धनराज भगत, ये सभी जो है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। रघुनाथ महापात्र, ये वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों ही हैं। वी गणपति स्थपति, ये मूर्तिकार और मंदिर वास्तुविद हैं। अनीस कपूर मूर्तिकार हैं। के शंकर पिल्लई, आर के लक्ष्मण, मारियो मिरांडा, ये तीनों ही क्या हैं, ये व्यंग्य चित्रकार हैं प्रसिद्ध भारत के। होमी ब्यारावाला फोटो पत्रकार हैं। रघुराय फोटोग्राफर हैं। सुदर्शन पटनायक, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये रेत कलाकार हैं। और बउआ देवी, ये मधुबनी चित्रकार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना स्कोर जरूर बताएं, अगर बताना चाहते हैं तो ईमानदारी से कमेंट करें कि आपने 30 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगले क्विज में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।